नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज में आज हम बात करेंगे एक अधिनियम के बारे में जो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। प्यारे साथियों, इस अधिनियम में जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ। इसकी जो डेट है ना, इसे तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, इसके लाने के पीछे क्या कारण है उनको समझेंगे और इस अधिनियम की क्या विशेषता है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो पंचायती राज के पहले पुराने वीडियो देखिए जो कि प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ताकि आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ पाए। प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं पंचायत, यहां पर पंचायती राज में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ सोचा कि अगर हमें अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त करना है, अगर उन्हें सुदृढ़ करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ विशेष करना होगा। तो उसके संबंध में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में एक अधिनियम लागू किया। उस अधिनियम का नाम है पंचायत विस्तार अधिनियम। तो ध्यान रखना कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम को कब लागू किया, ये दोनों प्रश्न बड़े ही काम के हैं। तो अधिनियम का नाम है पंचायत विस्तार अधिनियम। इसे हम एक नाम और देते हैं, इसका एक नाम पेसा एक्ट भी कहा जाता है। पेसा एक्ट भी इसे कहते हैं। 1996 में यह अधिनियम लागू हुआ और इस अधिनियम से हुआ क्या कि जो पंचायत क्षेत्र थे वहां पर पंचायत क्षेत्रों को सशक्त किया गया। सशक्त करने का कार्य किया किस अधिनियम ने? ये पेसा अधिनियम, पेसा एक्ट, या फिर इसे हम कहते हैं पंचायत विस्तार अधिनियम। हमारे साथ समस्या यह है कि पंचायती राज में आपने अधिकतर सुना होगा कि सर नंबर अच्छे नहीं आ पाते, कि कितना ही पढ़ लो सर हम अधिकतम 14-15 अंक पर पहुंच पाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि आप केवल फैक्चुअल चीजों को पढ़ना जानते हैं, कंसेप्ट को समझने की आपकी जो समझ विकसित करना है वह आप करना नहीं चाहते। आप कभी नहीं चाहते कि हम जो हमारा दिमाग है इसके घोड़े को दौड़ाए। नहीं, हमें सर फैक्ट बता दीजिए कि पेसा अधिनियम कब लागू हुआ। यह मतलब नहीं है कि इसे लाने के पीछे क्या कारण था। तो ध्यान रखना, पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, कौन सी पंचायत? अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब एक बात बताइए, क्या आप इस अधिनियम शब्द से परिचित हैं कि अधिनियम आखिर होता क्या है? पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे वहां पर विस्तार से इसके बारे में समझेंगे, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो हमने क्या देखा? सबसे पहली बात कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में लागू हुआ, जिसे पेसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, पेसा अधिनियम भी हम इसे कहते हैं। इसे लाने के पीछे कारण हमने देखा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सशक्त करना था, सुदृढ़ करना था। इसके साथ ही हुआ क्या कि जो प्रत्येक गांव थे उन गांवों में ग्राम सभा का गठन किया गया। तो आप कहेंगे सर ग्राम सभा तो अभी भी है। तो ध्यान रखना, जब भी मैं ग्राम सभा का बात करूं या उसकी बात करूं तो वो बात होगी अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी जो भी अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर ग्राम सभा के गठन की बात कही किसने? पेसा एक्ट 1996 ने। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा का मतलब मैं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा से बात कर रहा हूं। तो क्या कहा कि प्रत्येक जो गांव है वहां पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और इसका क्या उद्देश्य रहेगा, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो जो आदिवासी है, इन आदिवासियों की परंपराओं, रीति रिवाजों, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, इसका कार्य रहेगा किसका? अनुसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों का। आप कहेंगे सर नहीं, इतनी टेक्निकल भाषा मत बोलिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात ये समझिए, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, इनकी कुछ रीति रिवाज होती है, इनकी कुछ संस्कृति होती है, इनकी कुछ परंपराएं होती है, कुछ इनके प्राकृतिक संसाधन हैं। तो उन सभी का रक्षण करना, उनकी रक्षा करना। अब ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधी वहां पर आकर कार्य करे कि हाँ सेंट्रल से कोई व्यक्ति हर गांव में भेज दिया जहां अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आदिवासियों से संबंधित उनके रीति रिवाजों को कौन समझ सकता है? उस गांव के व्यक्ति, उनसे संबंधित लोग। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? एक अधिनियम लागू किया कि साहब इनकी जो परंपरा है, इनके जो रीति रिवाज है,
क्योंकि हर व्यक्ति को अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने लोक नाट्य, अपने लोक नृत्य पर अभिमान होता है। इसका मतलब ये कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संस्कृति, मेरे रीति रिवाज, मेरी परंपराएं हमेशा संरक्षित रहे, हमेशा जीवित रहे। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए एक ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जो इसका संरक्षण कर सके। अब अधिनियम बनाओगे तो उसके द्वारा काम भी तो करना होगा। अधिनियम बना दिया, पेशा अधिनियम 1996। इसने कहा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, उन अनुसूचित क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं, जब आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में या भारत के भूगोल के बारे में, जब आप जनजातियों का अध्ययन करते हैं या मध्य प्रदेश की जनजातियों का अध्ययन करते हैं, जैसे विभिन्न जनजाति है, भील है, गोंड, कोरकू, यहाँ पर कोल, ऐसी जो विभिन्न जनजातियां हैं, इनके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। अगर समय रहा तो मैं आपको मध्य प्रदेश जीके या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा, जहां से प्रश्न अधिक से अधिक बनेंगे। आप वहां पर पढ़ेंगे कि कुछ जनजातियां ऐसी है जो कृषि नहीं करती, किंतु उनका अन्य व्यवसाय होता है। जैसे कुछ जनजातियों का व्यवसाय है जड़ी बूटियों में, वो परंपरागत या सिद्धहस्त होती है। उन जड़ी बूटियों को पहचानने में जंगल में जाती है, जड़ी बूटियों को खोजती है और उन्हें खोजकर यहाँ पर औषधि के रूप में उनका कार्य करती है। कुछ जनजातियों का कार्य होता है शहद को एकत्रित करना। तो साहब बात ये आती है कि आप चाहें कि हर जनजाति कृषि करे, तो एक जनजाति ऐसी भी है जो कृषि को अपनी मां के समान समझती है और वह हल चलाना उस पर अपमान समझती है। अब आप कैसे कहेंगे कि वे जनजाति यहाँ पर कृषि करे? वो तो हल चलाना वहां पर क्या समझती है? कह सकते हैं कि हल चलाना एक अपराध के रूप में समझती है। तो इनका जो व्यवसाय है, उन चीजों को संरक्षित रखना, इनकी परंपराओं को संरक्षित रखना, इनके रीति रिवाजों को संरक्षित रखना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए आ गया पेशा अधिनियम, ताकि इनकी परंपराएं, इनके रीति रिवाज, इनकी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। अभी तो फिर भी हम जनजातियों की बात करते हैं तो जनजातियों में झूम कृषि को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम कृषि सिर्फ इतनी सी बात है कि जो जंगल में पेड़ पौधे हैं, ये झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और जब आप हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि मानव जब धीरे धीरे स्थायित्व की ओर आया, तो स्थायित्व के पहले यानी स्थायी रूप से बचने से पहले वो झूम कृषि ही करता था। तो हमने क्या देखा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम यानी 1996 ने यह व्यवस्था की कि इसके द्वारा ग्राम सभा का गठन किया गया प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम में, जिसका उद्देश्य रखा गया कि आदिवासियों या अनुसूचित क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, प्राकृतिक संसाधन है, इनकी रक्षा की जा सके। अब बात आती है कि सर ये जो पेशा अधिनियम है या अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत विस्तार अधिनियम है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए यहां पर महत्वपूर्ण है ग्राम सभा। अब आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण का मतलब क्या है? अभी तक आप ग्राम पंचायत का नाम बार बार सुनते थे, लेकिन यहां पर ग्राम सभा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट करके बताना है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। यहां पर इसकी यह विशेषता है कि ये जो ग्राम सभा है जो अनुसूचित क्षेत्रों में गठित होगी, इसके द्वारा सामाजिक या आर्थिक विकास से जुड़ी कोई भी अगर योजना है तो उस योजना को क्रियान्वित करने से पहले अनुमोदन करना बड़ा ही जरूरी है। अनुमोदन का मतलब यह है कि पहले ग्राम सभा के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए, उसके बारे में यहां पर कहना चाहिए कि हाँ हम सब इस चीज के लिए राजी है, तभी आप उस योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये केवल कहां पर लागू है? ये केवल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में लागू है। तो पहली विशेषता क्या है कि सामाजिक या आर्थिक विकास से जुड़ी कोई भी योजना है, अगर आप उसे लागू कर रहे हैं तो पहले इसके लिए अनुमोदन जरूरी है। आपने जब आप पंचायतों के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि ग्राम पंचायत के प्रधान यानी कि सरपंच को हटाने के लिए ग्राम सभा के कितने लोगों का अनुमोदन चाहिए? क्या ग्राम सभा के लोगों का अनुमोदन चाहिए या कुछ अन्य लोगों का अनुमोदन चाहिए? इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बातें ध्यान रही होगी। दूसरी विशेषता यह है कि जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, यहां पर भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अगर आप चलाएंगे तो उसके लिए लाभार्थी की पहचान करना इस ग्राम सभा का कार्य होगा
कि हम ठीक है, हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में है कौन गरीब, उस व्यक्ति की पहचान करना, वहां तक चीजों को पहुंचाना, यह किसकी विशेषता होगी? ये यहां पर पेशा एक्ट की विशेषता है और इसके संबंध में ग्राम सभा काम करेगी। अगला है खनन संबंधी कार्य। देखिए, सामाजिक या आर्थिक विकास से जुड़ी योजना के लिए भी आपको अनुमोदन चाहिए, और अगर आप खनन संबंधी कार्य कर रहे हैं, आपको खुदाई करनी है वहां पर कुछ क्षेत्रों में, तो वहां पर क्या होगा कि खनन संबंधी कार्य करने के लिए यहां पर अनुमोदन कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। अनिवार्य का मतलब होता है कि आपको जब तक वहां से अनुमति नहीं मिल सकती, आप वो काम कर ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई कहता है कि हमें यहां पर खनन संबंधी कार्य करना है, तो जब तक ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा इसके संबंध में हां नहीं कह देती, और अगर इसने मना कर दिया, तो आप यहां पर खनन नहीं कर सकते। कहां पर? अनुसूचित क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि पेशा अधिनियम ने इनके लिए ये विशेषता कर दी है कि ग्राम सभा के पास इतने अधिकार दिए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के पास, कि अगर आपको खनन संबंधी कार्य करना है तो पहले ग्राम सभा से आपको अनुमोदन चाहिए, और उसका जो अनुमोदन है ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर ग्राम सभा ने मना कर दिया कि हम यहां पर खुदाई करवाना नहीं चाहते, हम यहां पर खनन करवाना नहीं चाहते, तो वहां पर फिर वो काम नहीं हो सकता। ये इसकी एक विशेषता है। अगला है लघु वन उत्पाद का स्वामित्व देना। जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि कुछ जनजाति ऐसी है कि जो जंगलों में जाकर जो लघु वन उपज है उनको एकत्रित करती है, उन्हें बेच करके अपना जीवन चक्र चलाती है। तो भाई उनके लिए स्वामित्व की भी व्यवस्था करना कि हम आपको इसका मालिकाना हक दे सके, ताकि उनका जीवन चक्र सही तरीके से, सुचारू तरीके से चलता रहे। जैसे कि जब हम मध्य प्रदेश के बारे में यहां पर विशेष तौर पर पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, तो कृषि में हम देखेंगे, और मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो यहां पर वनों में देखेंगे कि वन में कुछ वन उत्पाद है, जैसे कि तेंदू पत्ता हो गया, इसके बाद गोंद हो गया। गोंद में भी अलग अलग प्रकार का गोंद है, जैसे एक बबूल गोंद होता है, कुल्लू गोंद होता है। यानी एक गोंद का प्रयोग खाने में होता है, एक गोंद का प्रयोग अगर आप कॉफी पेस्ट्री कुछ बना रहे हैं तो उसके उपयोग में होता है। हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है। ये जो वन उत्पाद होते हैं, इन वन उत्पादों को एकत्रित करने के लिए जनजातियों का यहां पर जाना जाता है। यानी बहुत सारी जनजातियों का कार्य ही है कि वे वन उत्पादों को एकत्रित करें। अब वन उत्पादों को एकत्रित कब कर पाएंगे? जब आप उन्हें स्वामित्व दे पाएंगे, उन्हें मालिकाना हक दे सकेंगे। तो यहां पर इसकी एक विशेषता यह है कि लघु वन उत्पाद, यानी जो छोटे छोटे उत्पाद है, गोंद है, हर्रा है, बहेड़ा है, इनका एकत्रित करना, इनका स्वामित्व देना, यहां पर इसकी एक विशेषता है। अगला है लघु जल निकायों का प्रबंधन। यहां पर मुझे लग रहा है इस पॉइंट को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। यानी वहां पर ऐसी व्यवस्था करना कि उन्हें जल की व्यवस्था हो सके, हैंडपंप है, बावड़ी है, कुएं हैं, ताकि लोगों तक जल पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, आपको इसमें 2-3 बातें जो ध्यान रखनी मैं बता चुका हूं। सबसे पहली बात, ये कब लागू हुआ, इसे लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, और इसकी विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। पेशा अधिनियम आपका कंप्लीट होता है। इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन वह सभी पॉइंट इन्हीं के अंदर हैं। यानी प्रश्न बनता है, और अगर आपने इस वीडियो को बस बहुत ध्यान से सुन लिया ना, तो आपका काम हो जाएगा, वहां पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमने बात की है पेशा अधिनियम के बारे में। इसके आगे हम एक और पढ़ेंगे, उसके बाद लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में हमारा ये जो पंचायती राज वाला टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।